बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हफ्ते का आज नया दिन है तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका पूरा हफ्ता बेहतरीन गुजरे। खैर अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं इंस्टाग्राम अगर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, तो जिस तरह से हमें हमसे डिस्कस करी थी कि कुछ लोगों को ऑप्शन होता है कि अनफॉलो नहीं कर सकते हम लोग ना, और वो बहुत ही मसला बना होता है कि हम उनकी पोस्ट भी नहीं देखना चाहते और उनको अनफॉलो भी नहीं कर सकते। तो इंस्टाग्राम का ये जो खुफिया फीचर है ना, ये सामने आप म्यूट का ऑप्शन, आप उसको म्यूट कर दें तो उनकी जो पोस्ट हैं, अनफॉलो तो नहीं कर सकते आप उनको, लेकिन उनकी जो पोस्ट नज़र आती है आपको वो पोस्ट नज़र नहीं आएगी। अच्छा, आप अनफॉलो उनको क्यों नहीं कर सकते कि उनको पता ना लग जाए कि ये मुझे फॉलो नहीं कर रहा और वो फिर बाद में आपके लिए कोई परेशानी होगी, भाई तुमने मुझे फॉलो नहीं किया, वजह यही है? ऐसे ही है। तो फिर आप जो है वो म्यूट का ऑप्शन आ गया, आप उनकी पोस्ट को म्यूट कर दें तो आप उनकी पोस्ट देख ही नहीं सकते। आपके लिए ये होगा कि वो बंदा एग्जिस्ट ही शिकवा भी नहीं करेंगे। अच्छा, वो शिकवा भी नहीं करेंगे और आपको भी कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, वैसे टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कैसे मतलब कि मसाइल भी है ना, कि अब ये भी परेशानी है कि इंस्टा पे हमने फॉलो भी लाजमी तौर पर करना है ताकि अगले को नज़र आ रहा हो कि ये मुझे फॉलो कर रहा है, और बाद में हम उसको देखना भी नहीं चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी उन्होंने एक हल निकाल दिया है कि ये ले। वैसे तो ब्लॉक का ऑप्शन भी होता है ना, आपको वो नज़र आएगा, रिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन होता है वैसे कि आपकी पोस्ट ना कोई देख सके, लेकिन ये जो म्यूट का ऑप्शन निकाले, चले ये भी अच्छा बेहतर है। हाँ चलें ठीक है। आप अगर ऐसी ही कश्मकश का शिकार है जिस कश्मकश का शिकार इकरा नज़र आ रही है, तो आप लोग म्यूट कर सकते हैं, और म्यूट करने से अगले को ये पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर अगला ये कहे कि जी कि आप तो लाइक ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते मेरी तस्वीर, हमारे पास टाइम नहीं है भाई, हम इतना यूज़ नहीं करें इंस्टाग्राम, कोई भी बहाना लगा सकते हैं, 100 बहाने होते हैं पाकिस्तानियों के पास खास तौर पर। अच्छा चलें ठीक है जी, अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं तो हल आपको जो है इकरा ने तजवीज़ कर दिया। हम बात करेंगे मुल्क भर में आज से यकसा निसाब तालीम नाफिज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे, लेकिन सिंध का मामला कुछ मुख्तलिफ है। हाँ, सिंध का मामला तो थोड़ा मुख्तलिफ है, वहाँ पर ये नहीं हुआ है। खैर, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम होगा। यकसा निसाब सिर्फ सरकारी स्कूल्स में नहीं, तमाम स्कूल्स में नाफिज होगा। उन्होंने क्या कहा, आपको पहले वो सुना देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में ये नफाज हो चुका है, अभी सिंध में नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा निसाब लाया जा रहा है जो पाकिस्तान के सारे स्कूलों में यकसा तौर पर नाफिज हो। प्री 1 to 5 नाफिज हो रहा है। मौजूदा तालीमी निज़ाम एक नाइंसाफ़ी पर मबनी है। हमारे तालीमी निज़ाम ने मुआशरे को भी तकसीम किया हुआ है। ये आपने गुफ्तगू सुनी। शफ़क़त महमूद साहब ने यह भी बताया था कि आइंदा साल से 6ठी से 8वीं तक यकसा निसाब तालीम भी लेकर आएंगे। वालिदैन ने भी यकसा निज़ाम तालीम को खुशाइन करार दिया। अच्छा, वालिदैन का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स मालिकान अपनी मर्जी की महंगी महंगी किताबें लगवाते थे, जिससे उनके ऊपर फीस के साथ इजाफी बोझ किताबों और कॉपियों की सूरत में पड़ जाता था। यकसा निसाब के बाद अब उन्हें इजाफी किताबों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इकरा के क्या टॉपिक्स जो हैं वो कुछ फाइनलाइज होंगे या किताब एक पढ़ानी होगी, क्योंकि इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बहस चल रही है। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये यकसा निसाब तालीम के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि अहम फीचर्स हैं क्या इसके। देखिए, आज का दिन बहुत अहम है और एजुकेशन मिनिस्ट्री में हम जब से आए हैं, पिछले 3 साल से हुकूमत ये जब से कायम हुई है, और एक ये मैंडेट था और हमारा एक स्लोगन था कि हमने यकसा निज़ाम तालीम पूरे मुल्क में नाफिज करना है। ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि ख्वाब की तरह लगता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये नाफिज होने के लिए जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी आपने शफ़क़त महमूद साहब का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप दिखाया, जो इसकी बेसिक एक जो चीज़ है वो यही है कि जो एक माशरती तफावत है, एक ऐसा निज़ाम जो कि नाइंसाफ़ी पर मुश्तमिल था, एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम तबकात को नहीं दी गई थी, और एक ऐसा तबका ही हमेशा से
हमेशा से हर तरह की नौकरियां, हर तरह के फैसिलिटीज़ और माशरे में उस आला मुकाम पर रहता था जो कि एक एलीट प्राइवेट स्कूल से पढ़ के जाता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए और एक नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल कोहेजन पैदा करने के लिए ये निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में ये आज से नाफिज होगा। क्लास प्री 1 to 5 जहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे एकेडमिक ईयर पहले शुरू हुआ था और इंशाल्लाह ICT में भी आज से। अच्छा वजीहा साहब, आपने पूरे मुल्क की बात की है, सिंध में अभी तक ये इसके बारे में कोई उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। सिंध हुकूमत को क्या आप लोग मशवरा देंगे कि इसी के ऊपर काम करें, वो भी ये किस तरह से उनको इसमें डाला जाएगा? देखिए सिंध असल में, हाँ, एजुकेशन देखें ऐसा कोई वो नहीं है सब्जेक्ट कि जिसके ऊपर सियासत की जाए, और सिंध ने सियासत की भी नहीं है इसके ऊपर शुरू से। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊंगी कि जो ये मशावरती जो एक प्रोसेस था पूरा कंसल्टेटिव, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट प्री 1 to 5 इनके एक्सपर्ट्स हमारे साथ शामिल थे। सिंध गवर्नमेंट कम्प्लीटली ऑन बोर्ड थी। अब छोटे मोटे इश्यूज अगर कोई रह गए तो उस पर उनसे बातचीत जरूर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि, और मैं उनसे ये तवक्को भी रखती हूँ कि वो अलहदा से कुछ करने की बजाय जो डिफरेंसेस हैं, कहीं पे अगर कोई मुश्किलात उनको हैं या कोई भी ऐसा वो जो इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं मजीद, वो हम इंशाल्लाह मिलजुल के बैठ के करेंगे। क्योंकि उन्होंने हमेशा, चाहे वो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की मुशावरत हो, कॉन्फ्रेंस हो, या वो ये जो स्कूल्स बंद करने का और खोलने का और व्हाटएवर जो भी ये कोविड में भी इश्यूज चल रहे थे, वजीहा साहब एतराज है क्या, सिंध को एतराज क्या है वो जरा बता दीजिएगा। सिंध को ऐसा सच को बड़े एतराज नहीं है, थोड़े से पॉलिटिकल मामलात हो सकते हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, बात हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है वजीहा साहबा, ये भी बता दीजिएगा कि अब ये जो यकसा निसाब तालीम है, इस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन भी पाई जाती है। मतलब पंजाब की बात कर लें, जिस तरह से आपने कहा कि जहाँ पर तालीमी साल पहले शुरू हो गया वहाँ पर ये पहले ही नाफिज कर दिया गया था, पर एतराज़ ये आ रहा था कि पब्लिशर्स को इजाज़त नहीं दी जा रही है, NOC नहीं दिए जा रहे हैं उनको। क्या ये टॉपिक्स बता दिए जाएंगे कि इस क्लास के बच्चे को ये टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या किताब ही एक होगी जो सबको पढ़नी होगी? देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। आप जहाँ पहले भी मीडिया में भी कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जी यकसा निज़ाम तालीम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने स्कूल्स में नाफिज नहीं कर रहे और वो पुरानी किताबें पढ़ा रहे हैं या NOC नहीं दिए जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। असल में निसाब, यकसा निसाब और यकसा किताब को कहीं पे कंफ्यूज किया जा रहा है। दुरुस्त। किताब अगर ऐसे पब्लिशर्स जिनको के NOC जिनको मिल गया है वो किताब अपने स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और यकसा निसाब जो है वो एक फ्रेमवर्क है करिकुलम का, और उसके ऊपर स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आउटकम्स जो हैं वो दिए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उन आउटकम्स को फुलफिल करना जो वो स्टूडेंट का काम है। और टीचर्स का एक असेसमेंट फ्रेमवर्क है, टीचर्स का एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, बच्चों की असेसमेंट के लिए फ्रेमवर्क है। ये सारा मिलकर एक कंप्लीट एक करिकुलम बनता है। खाली करिकुलम जो है ना वो एक आइसोलेशन में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सिर्फ करिकुलम होगा, बल्कि इसके साथ इंटीग्रेटेड है। असेसमेंट फ्रेमवर्क भी है, टीचर्स की ट्रेनिंग का एक पूरा एक मॉड्यूल्स हैं जिसके साथ मिलकर ये आगे चलेगा। और ये किताब और करिकुलम को अगर आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जो करिकुलम है वो सिंगल है, लेकिन किताब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसके अलावा भी लगा सकते हैं। वो जो हमारी मॉडल टेक्स्ट बुक है चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, और उसके अलावा मजीद उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा वजीहा साहब, अगर जो वो लोगों ने इस सारे SLOs के साथ और स्टूडेंट करिकुलम के साथ मुताबिकत रखता है। ठीक है। अच्छा वजीहा साहब, इस बारे में बता दीजिएगा, ये जो यकसा निसाब तालीम आप लोगों ने मुतारिफ कराया है, क्या हम आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के तालीमी मयार को जदीद दुनिया के मुताबिक ढालने में कामयाब हो जाएंगे इसके थ्रू? देखिए हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर बहुत सारे मसाइल थे, और उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बाद इश्यूज़ को देखना कि वो क्या हैं, और उसके हिसाब से एक ऐसा एक तमाम एक्सपर्ट्स को बिठाकर, स्टेक होल्डर्स को बिठाकर, और एक ऐसा मुशावरती अमल जिसके ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करने की कोशिश कर सकें, तो ये एक कोशिश है। और ये मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं जो कनेक्ट आकर एजुकेशन से करते हैं। तो ये जो निसाब है, यकसा निसाब,
ये एक पहला कदम ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये तमाम मसाइल का हल नहीं है। अब देखें, कोई करिकुलम का यकसा होना ये गारंटी नहीं करता कि एक चुटकी बजाते और फौरन सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हम दुरुस्त सिमत में चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ सालों तक हमारे बच्चे उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सकेंगे कि जो कि हमारे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मीट कर सकें। बिल्कुल ठीक है वजिया साहबा, यकीनन बहुत गौर व फिक्र के बाद सोच समझ कर ये फ़ैसले लिए जाते हैं और ये फ़ैसला किया भी गया है। लेकिन अगर हम माहिरीन तालीम की बात करें, वो एक तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी में शायद ये फ़ैसला कर लिया गया और फिर ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो जो सरकारी स्कूल थे, जो सरकारी इदारे हैं उनको था। प्राइवेट स्कूल तो पहले ही शायद बहुत बेहतर तालीम दे रहे थे। करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त भी शायद प्राइवेट स्कूल्स के मयार को नहीं देखा गया, सरकारी स्कूलों के मयार को देखा गया। इस तनकीद पे आप क्या कहेंगी? जी देखें, ऐसी बात है कि कहीं पर भी कोई स्टैंडर्ड नीचे लाने की बात तो नहीं हुई ना। ये एक हुकूमत का, एक रियासत का ये फ़र्ज़ है कि जहाँ कोई नाइंसाफ़ी हो उसको एड्रेस करना है, उसको देखना है। तो जो हमारे मदारिस में बच्चे वो पहली दफ़ा ये कंटेम्प्रेरी जो स्टडीज़ हैं, जो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पढ़ेंगे। हमारे जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, चाहे वो कश्मीर में हैं, बलूचिस्तान में हैं, कहीं पंजाब के दूर दराज किसी इलाके में हैं, तो उनका ये राइट है, वो ये डिज़र्व करते हैं कि वो भी एक अच्छी तालीम और अच्छी किताबें और इन एक्सपर्ट्स की बनी हुई वो पढ़ें। जो प्राइवेट स्कूल्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ कोई 5% से भी कम है, अगर वो ऐसी ये बात कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि वो इस कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा थे। और ये जो करिकुलम है, ये सिंगल नेशनल करिकुलम, ये कोई रातों रात कहीं वजूद में नहीं आ गया। ये पहले दिन से ये पूरा एक काउंसिल बनी, लैंग्वेज के ऊपर जो है ना बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर उसके बाद एक कंसल्टेटिव प्रोसेस था जिसमें सूबे, फेडरेटिंग यूनिट्स, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम मज़ाहिब से सब लोग और तमाम जो इत्तेहाद बैनुल तंजीमातुल मदारिस, उनसे तमाम लोग वो शामिल थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ तक ये इवॉल्व होके पहुँचा है। और जो स्टैंडर्ड की बात है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड एक ये दिया गया है, जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो चाहें तो 100 किताबें इसके अलावा लगा लें और पढ़ा लें, लेकिन जो हमारे वो बच्चे जो कि इससे पहले उनको ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, जो एक अच्छी तालीम हासिल, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल सकेगा ना, उन तक भी ये सब पहुंचना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, कम से कम जो मयार है वो वज़ा कर दिया गया है। आप अगर ज़्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बेसलाइन रख दी गई है कि ये करिकुलम जो है ये लाजमी तौर पर आपने पढ़ाना है। बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा, सुबह से आप बात कर रही थी और आज वज़ीर-ए-आज़म जो है बाकायदा इसका ऐलान भी करेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि जो चौथी लहर है उसमें कहा जा रहा है कि केसेस और अमवात दोनों में ही इजाफा देखा जा रहा है, जो बाइस तशवीश भी है। मुल्क भर की अगर बात करें तो कोरोना वायरस की मुस्बत केसेस की शरह 6.8% तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर अब फैसल मस्जिद और दामन को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि फैसल मस्जिद और दामन को की जानिब जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी जाएंगी। अच्छा, उधर रावलपिंडी की अगर बात करें तो कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद महकमा सेहत पंजाब ने रावलपिंडी के मज़ीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन को नाफिज कर दिया। अच्छा, इन इलाकों में 24 अगस्त तक मार्केट्स, दफातर और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जबकि दूसरी जानिब बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना बूस्टर डोज लगाने की तजवीज़ दी जा रही है। और ज़राए महकमा सेहत पंजाब का ये कहना है कि दुनिया के बेशतर ममालिक साइनोफार्म और साइनोवैक तस्लीम नहीं कर रहे, इसलिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद वैक्सीनेटेड अफराद को बूस्टर डोज की तीसरी और चौथी जो डोज है लगाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। महकमा सेहत पंजाब ने इजाज़त के लिए NCOC को ख़त भी लिख दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुहर्रम के बाद बूस्टर डोज जो है उसका लगने का जो सिलसिला है वो शुरू होने का इम्कान है। हाँ जी, अब बूस्टर डोज का ये मामला है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एरिज़ोना यूनिवर्सिटी डॉक्टर इमरान शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कोरोना के इलाज के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब खबरें आ रही थी कि जी के कोई दवा तैयार कर ली गई है, क्लिनिकल फेज़ 3 उसका जारी है, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा? अमेरिका के अंदर सूरत हाल क्या है? पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और जहाँ तक नई रिसर्च और नई मेडिकेशन, इस वक्त हमारे पास कोई भी मेडिकेशन अप्रूव नहीं हुई है। पाइपलाइन में काफ़ी रिसर्च चल रही है। जो चीज़ें रिसेंटली हमारे पास हैं वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि हम माइल्ड इलनेसेस में यूज़ कर रहे थे। अब हमारी कोशिश ये है कि अगर समहाउ उसकी इंडिकेशन सीवियर डिजीज़ में भी बन जाए। कुछ इनहेल्ड स्टेरॉइड
हैं जो एज़मा में और दूसरी लंग डिजीज़ में यूज़ करते हैं, वो भी हम यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो रेगुलर मेडिकेशन जो पिछले 6 महीने से हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें रेमडेसिविर है, एक्टेमरा है और उसके अलावा ब्लड थिनर्स हैं, वो इस वक्त हम वही रूटीन है। लेकिन जो नई मेडिकेशन है उनका अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव आउटकम नहीं आया है कि हम उनको इम्प्लिकेट कर सकें पेशेंट की मैनेजमेंट में या कोई बेनिफिट हो इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना की बूस्टर डोज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी के अंदर भी हैं लोग बहुत सारे और कन्फ्यूजन पाई जा रही है। क्या कोई वाज़ेह रिसर्च सामने आई है इस पर? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें, हमने कई दफ़ा सुबह सवेरे बातचीत की है इसके मुतालिक और बूस्टर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जो अब तक फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना को देखने को मिला है कि इनिशियली उनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 94-95% है, लेकिन विद इन 3 to 6 मंथ वो जो है ऑलमोस्ट 84% पर आ जाती है। फैक्ट है, ये हमें पता है रिसर्च से, लैब रिसर्च से, एंटीबॉडी टाइटर टेस्टिंग से। तो ये थर्ड डोज और बूस्टर डोज जो है उसके लिए फाइजर बायोटेक ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए FDA से रिक्वेस्ट किया है कोई एटलीस्ट मोर देन अ मंथ अगो। और जहाँ तक पास इस वक्त डेटा है और इंफॉर्मेशन है और रिसर्च है, वो हमारे पास कुछ ट्रांसप्लांट और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर है। उसमें पहली डोज से उनका रिस्पांस जो है, एंटीबॉडी रिस्पांस 15% है, दूसरी डोज से 50% है। तो आप सोचें कि एक आदमी के अंदर रिस्पांस जो है ऑलमोस्ट 94% आ रहा है, 90+%। तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं वो 2 डोज के बाद भी उनका रिस्पांस, एंटीबॉडी रिस्पांस और टी सेल रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है। तो FDA ने 2 दिन पहले ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बूस्टर डोज ऑथराइज है इम्यूनो कम्प्रोमाइज हेल्थ में। जैसे आप समझ लें किसी को कैंसर है, किसी को ल्यूकीमिया और कोई इंसान प्रेडनिसोन के ऊपर है, कीमोथेरेपी पर है, तो उन लोगों में बूस्टर डोज हम दे सकते हैं। और जहाँ तक नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अभी इस वक्त अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरी एनालिसिस वो भी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ये चीज़ सोचनी और भी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में लोगों को भी वैक्सीनेट करना है और हम एक ही मुल्क के अंदर सब अपनी चीज़ें यूटिलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मिक्स्ड वैक्सीनेशन की जो बात हो रही है कि किसी और वैक्सीन की डोज लगा दी जाए, अब ये खुद से तो इंसान फैसला नहीं कर सकता, इस पर भी कोई रिसर्च हो रही है कि किसके साथ कौन सी वैक्सीन का बूस्टर लग सकता है और किसके साथ कौन सी वैक्सीन का बूस्टर लग सकता है? जी हाँ, इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है, क्योंकि जब से ये सारी वैक्सीन बनी है, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, J&J एंड आपकी जो चाइनीज़ वैक्सीन है, तो इसको कहते हैं मिक्स एंड मैच। और जो मोस्ट ऑफ द रिसर्च अभी हमारे सामने आई है वो है फाइजर बायोटेक और एस्ट्राजेनेका की। तो पहला डोज एस्ट्राजेनेका का, सेकंड फाइजर बायोटेक और उसके बाद थर्ड डोज फाइजर बायोटेक। तो उससे एंटीबॉडी रिस्पांस काफ़ी बेहतर है। तो ये कोई वैक्सीन आपको नहीं लगवानी, लेकिन आप फाइजर का बूस्टर लगवाएं या मॉडर्ना का बूस्टर लगवाएं, तकरीबन सिमिलर काइंड ऑफ उनका एंटीबॉडी रिस्पांस होगा। एस्ट्राजेनेका जैसे हमें पता है कि उसकी एफिकेसी कम है, तो वो इतना नहीं होगा। जहाँ तक J&J है, जॉनसन एंड जॉनसन, उसका तो आप एक ही आते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही शॉट लगवाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि उसकी एफिकेसी जो है वो क्लोज टू 65% और 67%। और जहाँ तक चाइनीज़ वैक्सीन है, उसका हमारे पास अभी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। साइनोफार्म जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर यूज हो रही है, जहाँ तक ये अंदाज़ा है मॉडर्ना अब पाकिस्तान में आ गई है। जी पाकिस्तान में मौजूद है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई गई थी, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक की भी बात करें, वहाँ पर लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी जो कोविड में मुब्तला होने वालों की तादाद है वो मुसलसल बढ़ रही है। इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? जी देखें, 2 वजूहात हैं। एक तो जो इस वक्त पेंडेमिक अमेरिका में है, मैं अमेरिका की पहले बात करता हूँ, फिर पूरी दुनिया की बात करते हैं। तो अमेरिका में इस वक्त हमारे पास जो नया पेंडेमिक है वो पेंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड। तो जो हमारे पास रोज़ाना मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, जो मैं खुद भी देख रहा हूँ, जो पेशेंट आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। उनके अपने बिलीव्स हैं, अपने रीजंस हैं जिसमें वैक्सीन नहीं लगवा, और वो
ये जो डेल्टा वायरस है बहुत कंटेजियस है और उनकी इलनेस भी काफ़ी सिवियर है। और जहाँ तक वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनकी एक अच्छी खबर उनके लिए ये है कि सिवियरिटी ऑफ इलनेस जो है वो माइल्ड है। तो जैसे अगर किसी ने लगवाया है और उसको अगर डेल्टा वेरिएंट का एक्सपोजर होता है तो उनकी इलनेस माइल्ड होगी। अगर वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो वो डिस्चार्ज होने का उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अनवैक्सीनेटेड पेशेंट यूजुअली कॉम्प्लिकेट होके वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, आईसीयू में रहते हैं और मोर्टेलिटी जो है आईसीयू में उनकी बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से क्लोज टू 50-60%। तो बहुत हाई मोर्टेलिटी है। तो इस वक्त जो रीज़न है इसकी वजूहात अनवैक्सीनेटेड पीपल और जो दुनिया में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन ये कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या ये कि अफ्रीका। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी टर्म का इस्तेमाल किया। ये पेंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड है जो पर्सन्स का है। ये बात दुरुस्त है कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया, जिन ममालिक में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा खतरा पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब की अमेरिका से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और अमेरिका में जो सूरत हाल है वो भी उन्होंने हमसे शेयर की। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।